चलिए अब इसमें शुरू करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, फोटो हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। मतलब एल्केनों की फोटो हैलोजिनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। देखो, अगर एल्केन, जैसे एल्केन को मैंने शो करा RH से की अभिक्रिया X2 का मतलब हेलोजन से करा है सनलाइट की प्रेजेंस में। सनलाइट का मतलब ये H न्यू हमने लिखा है, किसको शो करता है, ये सनलाइट को। तो यहां पर देखा जाता है कि इस अभिक्रिया में कंपाउंड बनता है RX प्लस यहां से HX अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया होती है इसी को कहा जाता है फोटो हैलोजिनीकरण अभिक्रिया, क्योंकि जनरली ये अभिक्रिया होती है वो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होती है। और अगर सूर्य प्रकाश ना हो मान लीजिए तो टेम्परेचर देकर भी इस अभिक्रिया को करा सकते हैं। तो या तो सनलाइट उपस्थित हो या फिर हाई टेम्परेचर उपस्थित हो ये अभिक्रिया कराने के लिए। ठीक है, चलिए इसका एक एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं। जैसे यहां पर हमने मॉलिक्यूल लिया CH4। अगर मीथेन, CH4 का मतलब क्या हुआ, मीथेन। मीथेन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराएं वही सनलाइट की उपस्थिति में, तो क्या होगा, यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु का बॉन्ड टूट जाता है और उस H को प्रतिस्थापित करके एक क्लोरीन यहां पर आ जाता है। तो कुल मिलाकर इस अभिक्रिया में बनने वाला यौगिक होता है CH3Cl। तो यहां पर हुआ क्या, एक हाइड्रोजन को हटाकर आया कौन, क्लोरीन आया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलते हैं प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया। ठीक है, और अगर पूरा नाम इसको कहा जाए, मैं भी इसको लिखाऊंगा भी सही, तो ये जो अभिक्रिया होती है ये एक मुक्त मूलक प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, चलो अब हम इसके मैकेनिज्म की बात कर लें कि आखिर ये हुआ कैसे। तो ये लिखा मैकेनिज्म, इसको हम यहां पर स्टेप वाइज बात करेंगे। ये लिखा स्टेप फर्स्ट, इसको कहा जाता है अभिक्रिया प्रारंभ पद। अभिक्रिया प्रारंभ पद मीन्स चेन, यू कह सकते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप, शुरुआत वाली अभिक्रिया। तो इसमें यहां पर होता क्या है कि जो क्लोरीन का अणु होता है इस पर जब सनलाइट आती है, भाई सनलाइट का मतलब क्या है, जो H न्यू होता है एनर्जी पैकेट्स होते हैं। तो ये जब एनर्जी पैकेट्स इस बॉन्ड पर गिरते हैं तो ये वाला बॉन्ड टूटता है। तो यहां पर देखो सनलाइट की उपस्थिति में क्या होगा, क्लोरीन का जो बॉन्ड होगा, इसको मैं ऐसे भी शो कर सकता हूं, इसमें क्या होगा, इस बॉन्ड का समांश विखंडन होगा। समांश विखंडन होगा तो इससे बनता है 2 क्लोरीन मुक्त मूलक, ये बनेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट लिया जाता है इसी में स्टेप नंबर 2, इसको कहा जाता है चेन प्रोपोगेशन स्टेप। मतलब पद संचरण, या इसको भी बोल सकते हैं, या अभिक्रिया संचरण भी बोल सकते हैं इसको हम। ये लिया अभिक्रिया संचरण पद। अब इसमें क्या होता है, देखो यहां पर अब ये जो क्लोरीन मुक्त मूलक यहां से उत्पन्न हुआ, अब इसका अटैक होता है किस पर, मीथेन अणु पर। तो यहां पर देखो क्लोरीन मुक्त मूलक की उपस्थिति में जब अगर एक मूलक है तो बाकी के जितने भी बॉन्ड होंगे उन सबका भी क्या होगा, समांश बंध विखंडन होता है, ताकि उनसे भी कौन जनरेट हो, मुक्त मूलक जनरेट हो। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, तो क्या होगा, इस वाले बॉन्ड का भी यहां पर ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो एक बनेगा H डॉट और एक बनेगा C डॉट। अच्छा एक चीज और देखो, क्लोरीन के पास यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, और इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं, जरा समझना, आपसे कहा जाए H डॉट और C डॉट में ज्यादा स्टेबल स्पीशीज कौन सी होती है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। या मैं इसको यूं भी कह सकता हूं, तुमसे बोला जाए F डॉट CL डॉट BR डॉट एंड I डॉट, मैं बताइए मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा। तो याद रखो फ्लोरीन का साइज कम होता है, क्लोरीन का और ज्यादा, ब्रोमीन का और ज्यादा, आयोडीन का और ज्यादा।
और याद रखो जिसका साइज ज्यादा होता है उस पर मुक्त मूलक, ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा, ये अधिक स्थायी होता है। तो ये चीज यहां पर भी कह सकते हैं। सी डॉट और एच डॉट में हमें पता है एच डॉट का साइज बहुत कम होता है, हाइड्रोजन का साइज कम होता है, तो ये अस्थायी होगा, ये स्थायी होगा, समझना। तो देखो जब Cl डॉट इस बॉन्ड पर अटैक करेगा तो एक तो यहां से उत्पन्न होगा H डॉट और एक फ्री होगा C डॉट। तो बताइए दोनों में से स्थायी कौन? तो दोनों में से स्थायी C डॉट वाला होगा। इट मीन जो अस्थायी होगा वो क्लोरीन से बॉन्ड बना लेगा। तो यहां पे इसमें बनेगा HCl और इधर से व्युत्पन्न होगा कौन? CH3 डॉट। ठीक है, अब इसमें बना मैथिल मुक्त मूलक। अब क्या होगा? ये मैथिल मुक्त मूलक अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं? क्लोरीन से करवा रहे हैं। तो क्लोरीन के अणु यहां पर बहुत सारे होंगे, तो ये मैथिल मुक्त मूलक अब क्लोरीन पर अटैक करेगा। तो इसकी उपस्थिति में दोनों क्लोरीन हैं, इनके बीच का क्या होगा? फिर से समास विखंडन होगा। यहां से भी क्लोरीन मुक्त मूलक बनेगा, यहां से भी क्लोरीन मुक्त मूलक बनेगा। दोनों समान है तो कोई एक इससे बॉन्ड बनाकर क्या बना देगा? CH3Cl। और कौन व्युत्पन्न हुआ? Cl डॉट व्युत्पन्न हुआ। अब बताओ जो Cl डॉट व्युत्पन्न हुआ अब ये क्या करेगा? ये वापस मीथेन पर अटैक करके ये बनाकर CH3 जनरेट करेगा। फिर ये CH3 इस पर अटैक करके ये बनाएगा और ये जनरेट करेगा आगे अभिक्रिया जारी रखने के लिए। फिर ये इस पर अटैक करेगा, ये बनाएगा, फिर ये इस पर अटैक करेगा। कहने का मतलब ये प्रोसेस चलता रहेगा। इस वाली अभिक्रिया से CH3 बनेगा और इस अभिक्रिया से Cl बनेगा। ये Cl ऊपर वाली अभिक्रिया को जारी रखेगा, फिर ये बनेगा, ये नीचे वाली अभिक्रिया को जारी रखेगा। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। कब तक? जब तक कि सारे के सारे मीथेन मॉलिक्यूल क्लोरीन के साथ अभिक्रिया नहीं कर लेते। इसीलिए इसका नाम होता है अभिक्रिया संचरण पद, प्रोपोगेशन स्टेप। ठीक है, अब इसी प्रकार से एक स्टेप और इसमें लेते हैं, स्टेप नंबर 3। क्या ये होता है? अभिक्रिया समापन पद, मीन्स चेन टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन का मतलब, समापन का मतलब क्या होगा? बताइए इस अभिक्रिया में किस किस प्रकार के मुक्त मूलक बने? एक बना Cl डॉट, तो यहां पर ये Cl डॉट जो बनेगा, ऐसे बहुत सारे Cl डॉट होंगे, तो ये Cl डॉट मिलकर क्या बना देंगे? Cl2 मॉलिक्यूल बना देंगे। Cl2 मॉलिक्यूल बना, आगे की स्टेप खत्म, कंप्लीट। या फिर CH3 डॉट प्लस CH3 डॉट, ये दोनों भी तो आपस में जुड़कर इथेन बना देंगे। इथेन बनते ही आगे की अभिक्रिया स्टॉप। या फिर CH3 डॉट प्लस Cl डॉट, ये मिलकर भी क्या बना दें? CH3Cl। और इसके बनने के बाद आगे की अभिक्रिया स्टॉप। तो कहने का मतलब ये है कि इनको हमने 3 पदों में डिवाइड करा, इनिशिएशन स्टेप, टर्मिनेशन स्टेप, सॉरी प्रोपोगेशन स्टेप, और एक लास्ट में क्या लिया? टर्मिनेशन स्टेप। तो यहां पर इस केस में हमने बोला प्रारंभ पर, मतलब इसमें रिएक्शन स्टार्ट हो रही है। ठीक है, इस वाले केस में यहां पर अगर हम कहें तो इस केस में क्या हो रहा है? ये बन रहा है तो ये इसको बना रहा है, ये इसको बना रहा है। ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा? जब तक कि पूरी रिएक्शन कंप्लीट ना हो जाए तब तक। और इस वाली स्टेप में हो क्या रहा है? इस वाली स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, तो इसको बोला अभिक्रिया समापन पद। तो ये जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये तुम्हें बहुत अच्छे से आना चाहिए। टोटल यहाँ पर 6 हमने रिएक्शंस लिखी है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। 6 रिएक्शन यहाँ पर हमने लिखी है, और ये 6 की 6 में तुम्हें पता होना चाहिए कौन सा प्रारंभिक पद है, कौन सा प्रोपोगेशन है और कौन सा टर्मिनेशन है। ये तुम्हें बहुत अच्छे से आना चाहिए। इस पर से क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए ये मैं सब कह रहा हूं। तुम्हें इनमें से कोई भी एक स्टेप लिखा हुआ दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा, बताइए इसमें से कौन सी अभिक्रिया समापन की दर है, या अभिक्रिया समापन पद है, या कौन सा संचरण पद है। ये सब तुम्हें बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, चलो क्या ये हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे आगे कुछ इस रिएक्शंस की प्रॉपर्टीज की। तो यहां पर देखो इस केस में इस रिएक्शन का आरडीएस क्या होगा?
तो याद रखो इस रिएक्शन में जो आरडीएस होता है वो ये वाला स्टेप होता है जब मीथेन पर मतलब एल्केन पर क्लोरीन मुक्त मूलक का अटैक होता है, ये स्टेप आरडीएस होता है। और इस स्टेप में इंटरमीडिएट मध्यवर्ती कौन बनता है? कार्बन फ्री रेडिकल। इसका मतलब ये है कि अगर ये वाला कार्बन 1 डिग्री हुआ तो 1 डिग्री रेडिकल बनेगा, अगर 2 डिग्री होता तो 2 डिग्री रेडिकल बनता, और अगर 3 डिग्री होता तो 3 डिग्री रेडिकल बनता। तो कहने का मतलब ये डिपेंड करेगा इस वाले यौगिक पर। हमने मीथेन लिया है तो मीथेन में तो 1 डिग्री ही होगा। अब मीथेन के अलावा इथेन ले लो, प्रोपेन ले लो, आइसोब्यूटेन ले लो, तो उसमें कार्बन का डिग्री भी अलग अलग हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये है कि इस अभिक्रिया का जो आरडीएस है वो ये स्टेप होगा। तो इट मीन्स जो अभिक्रिया की रेट है, मुझे बताइए इस रिएक्शन में वेरिएबल क्या क्या है। तो एक तो हैलोजन वेरिएबल है, यहां पर क्लोरीन दिया है, फ्लोरीन भी हो सकता था, आयोडीन भी हो सकता था, ब्रोमीन भी हो सकता था। तो एक तो हैलोजन यहां पर वेरिएबल है। दूसरा इस कार्बन का डिग्री वेरिएबल है, ये कार्बन का डिग्री 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है और 3 डिग्री भी हो सकता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है, अब हम इसकी बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन समझना। सबसे पहले हमने लिखा यहां पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। मान लीजिए अगर अलग अलग इन चारों हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराएं एक एक करके, तो बताइए कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी और कौन सी रिएक्शन स्लो होगी। तो इस रेट को कंपेयर करने के लिए हमें आना पड़ेगा आरडीएस पर। देखो आरडीएस में हो क्या रहा है, क्लोरीन मुक्त मूलक अटैक कर रहा है। क्लोरीन मुक्त मूलक बन नहीं रहा है, बन तो यहां रहा है, फर्स्ट स्टेप में बन रहा है। क्लोरीन है तो Cl डॉट बना, क्लोरीन होता तो F डॉट बनता, ब्रोमीन होता तो Br डॉट बनता, लेकिन वो तो इस स्टेप में बनता और ये स्टेप आरडीएस नहीं है, आरडीएस तो ये है। तो इसमें यहां पर क्लोरीन मुक्त मूलक का अटैक हो रहा है। तो बताइए F डॉट Cl डॉट Br डॉट I डॉट में सबसे ज्यादा अस्थायी कौन होता है? F डॉट अस्थायी होता है, और जितना स्पीशीज अस्थायी होगी उसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी। इसका मतलब इसका अटैक, मतलब ये अगर क्लोरीन की जगह फ्लोरीन होता तो अटैक फास्ट होता। क्लोरीन है स्लो, ब्रोमीन और स्लो, और आयोडीन की अभिक्रिया बहुत स्लो होती है बिकॉज आई डॉट हाईली स्टेबल होता है। तो यहां पर याद रखिएगा फ्लोरीनेशन जो होता है ये बहुत फास्ट होता है, मतलब एक्सप्लोसिव होता है, ब्लास्ट होता है, विस्फोट होता है। अगर मीथेन की अभिक्रिया फ्लोरीन से कराएं सनलाइट में तो विस्फोट होता है। इसका मतलब फ्लोरीनेशन, फ्लोरीनीकरण अभिक्रिया बहुत बहुत तीव्र गति से होती है। तो इसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए फ्लोरीन के साथ नाइट्रोजन गैस मिला देते हैं। कैसे? देखो ये लिखा CH4, यहां पे लिखा फ्लोरीन के साथ इसमें N2 मिला देते हैं, क्योंकि फ्लोरीन की नाइट्रोजन से कोई अभिक्रिया नहीं होती है, लेकिन नाइट्रोजन से मिलाने से F2 की जो सांद्रता होती है वो सांद्रता कम हो जाती है, इसलिए अभिक्रिया कंट्रोल होती है। और इस केस में यहां पर बनता है कंपाउंड CH3F। तो ये तो हुआ फ्लोरोबेंजीन बनाने की विधि। चलिए और रिएक्टिविटी की बात करें। मान लीजिए CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 आइसोब्यूटेन हम ले, या फिर हम यहां पर CH3 प्रोपेन ले, या फिर हम यहां पर CH3 इथेन ले, और एक हम मीथेन ले। इन चारों एल्किनों की अभिक्रिया एक एक करके हम क्लोरीन से कराएं तो बताइए कौन सी अभिक्रिया फास्ट होगी। तो देखो इस वाले केस में ये कार्बन कैसा है, 1 डिग्री है, इस वाले में कार्बन 1 डिग्री है, इसमें भी यहाँ पर 2 डिग्री भी है और यहाँ पर 3 डिग्री भी है। तो बताइए ये जब लेंगे तो जब हमने मीथेन लिया था तो कौन सा मूलक बना था, CH3 डॉट बना था। अगर हम ये लेंगे तो कौन सा H टूटेगा, ये वाला H टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो 3 डिग्री पर डॉट आएगा, और 3 डिग्री पर डॉट मतलब 3 डिग्री मुक्त मूलक अत्यधिक स्थायी होता है, ज्यादा स्थायी होता है, तो इसका निर्माण फटाफट होगा। तो कहने का मतलब ऐसा यौगिक जिसमें 3 डिग्री हाइड्रोजन उपस्थित हो उसका रेट सबसे ज्यादा, 2 डिग्री वाले का कम, 1 डिग्री का कम, और मीथेन का सबसे कम हो जाता है। ये ऑर्डर याद रखना, 3 डिग्री, 2 डिग्री,
1 डिग्री और सबसे कम मीथेन होता है। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन की बात हमने यहाँ पर करी। तो अगर हेलोजन अलग अलग हो तो फ्लोरिनेशन फास्ट होगा, क्लोरिनेशन स्लो, ब्रोमिनेशन और भी स्लो, और आयोडीनेशन सबसे स्लो। और एक चीज और है, अगर अभिक्रिया I2 से करते हैं मीथेन की तो ये अभिक्रिया स्लो तो होती ही है, प्लस रिवर्सिबल भी हो जाती है, व्युत्क्रमानुपाती भी हो जाती है। क्यों, इसको भी समझ लो। ये हमने मीथेन लिया, इसकी अभिक्रिया I2 से कराई, तो इस केस में यौगिक बनता है CH3I प्लस साथ में क्या बनता है HI। चूंकि HI बन रहा है और HI एक प्रबल अपचायक है, तो ये अपचायक क्या करेगा, वापस CH3I को अपचयित करके फिर क्या बना देगा, मीथेन। तो यही रीजन है कि ये अभिक्रिया स्लो तो होती ही है, प्लस रिवर्सिबल भी हो जाती है। तो इस रिएक्शन को फॉरवर्ड करने के लिए, मतलब बैकवर्ड ना आए, फॉरवर्ड ही चले, अग्र दिशा में ही चले, तो क्या करते हैं, इसके लिए इस अभिक्रिया में HiO4 मिला देते हैं। तो HiO4 की उपस्थिति में ये अभिक्रिया फॉरवर्ड दिशा में चलती है, अग्र दिशा में चलती है। बनता क्या है, CH3I प्लस HI बनेगा, HI तो बनेगा। तो ये जो HiO4 होता है, ये जैसे जैसे HI बनता है, इसके साथ अभिक्रिया करके H2O प्लस I2 बना देता है। तो जैसे जैसे HI बनेगा, HI इससे अभिक्रिया करके ये बना देता है, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वाला यौगिक इसका अपचयन नहीं कर पाता है, इसलिए अभिक्रिया अग्र दिशा में ही चलती है। तो कुछ कुछ तुम्हें पॉइंट्स यहाँ पर याद रखने हैं। सबसे पहला इसमें क्या याद रखना है कि ये रिएक्शन होती है, ये इनिशिएशन स्टेप है, ये प्रोपोगेशन स्टेप है, संचरण पद है और ये समापन पद है, ये सब पता होना चाहिए। इसके अलावा रिएक्टिविटी ऑर्डर इनका पता होना चाहिए। फ्लोरीन का फास्ट, क्लोरीन स्लो, ब्रोमीन और भी स्लो, और आयोडीन की अभिक्रिया सबसे स्लो एंड रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल को रोकने के लिए HiO4 मिला देते हैं। ये सब बातें तुम्हें इस रिएक्शन के बारे में अच्छे से पता होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज और है, ये जो अभिक्रिया होती है, ये लिख सकते हैं, यह अभिक्रिया थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए। आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करें। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए, वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेटा, मुक्त मूलक प्रतिस्थापनीय, यह अभिक्रिया मुक्त मूलक प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया होती है। मुक्त मूलक प्रतिस्थापनीय का मतलब क्या हुआ, यहां पर मीथेन पर अटैक किसका हुआ, क्लोरीन का अटैक हुआ। तो बताइए क्लोरीन का अटैक किस रूप में हुआ, Cl प्लस के रूप में हुआ, Cl माइनस के रूप में हुआ, या Cl डॉट के रूप में हुआ। तो आपने देखा मीथेन पर Cl डॉट का अटैक हो रहा है। Cl डॉट का मतलब क्या हुआ, क्लोरीन मुक्त मूलक अटैक कर रहा है, और अटैक करके हाइड्रोजन को यहां से प्रतिस्थापित करके खुद आ रहा है। इसलिए इस अभिक्रिया का नाम हुआ मुक्त मूलक प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया। ठीक है। एक और इसके अलावा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, अगर मीथेन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराएं सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, और खास बात क्या है, अगर क्लोरीन यहाँ पर एक्सिस में हो, क्लोरीन यहाँ पर आधिक्य में हो, तो अलग अलग यौगिकों का मिक्सचर बनता है, अलग अलग उत्पाद इसमें बनते हैं। कौन कौन से उत्पाद भाई, CH4 की अभिक्रिया क्लोरीन से होगी तो क्या बनेगा, CH3Cl बनेगा। फिर ये CH3Cl फिर क्या करेगा, अच्छा अलग कौन होगा, HCl अलग होगा। फिर चूंकि क्लोरीन एक्सिस में है तो ये फिर से इससे अभिक्रिया करेगा, तो क्या होगा,
यहां से एक और H कम हो जाएगा, एक Cl बढ़ जाएगा। फिर अच्छा अलग कौन हो जाएगा, HCl अलग हुआ। फिर वापस अभिक्रिया क्लोरीन से करी सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, तो फिर क्या होगा, CHCl3 बनेगा। CHCl3 का नाम क्या होता है, ट्राइक्लोरोमीथेन या फिर क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं। इसमें से भी HCl अलग होगा और लास्ट में क्या होगा, Cl2H से वही HCl फिर अलग होगा और अल्टीमेटली कंपाउंड बनेगा CCl4। तो कहने का मतलब अगर क्लोरीन की मात्रा अधिक ली जाए तो अलग अलग प्रकार के उत्पाद बनते हैं, ये भी बनेगा, ये भी, सभी का मिश्रण यहाँ पे प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए, तो ये अभिक्रिया हुई यहाँ पर फोटो हैलोजनीकरण अभिक्रिया। अब इसके बाद हम कुछ यहाँ पर इसके एग्जांपल्स वगैरह की हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए अभी हमने लेक्चर पढ़ी थी फोटो हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, जिसमें हमने पूरा मैकेनिज्म वगैरह सब देखा था। अब अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो देखो यहाँ पर अगर मीथेन की अभिक्रिया क्लोरीन से करें HNu मतलब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, तो यौगिक किसमें बनेगा, किस प्रकार का यौगिक बनेगा बताइए। यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रकार का यौगिक बनेगा, CH3Cl। सिर्फ एक ही प्रकार का यौगिक बन सकता है क्योंकि कार्बन बस यहाँ पर एक ही प्रकार का है। अच्छा, इसी प्रकार से यही अभिक्रिया इथेन से करें क्लोरीन के साथ HNu की उपस्थिति में, तो इसमें यहाँ पर जो उत्पाद बनेगा वो बनेगा CH3CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। तो इसमें भी बस ये एक ही प्रकार का उत्पाद बन सकता है। अब इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर प्रोपेन की बात करें कि प्रोपेन की अभिक्रिया क्लोरीन से करें, तो यहाँ पर आप देखते हैं इस केस में दो प्रकार के उत्पाद बनते हैं। पहला उत्पाद तो होता है ये वाला 1-क्लोरोप्रोपेन, और एक इसी प्रकार से एक उत्पाद ये भी बनता है CH3CHCl सिंगल बॉन्ड CH3। तो इस अभिक्रिया में चूंकि यहाँ पर ये कार्बन 1 डिग्री है, ये कार्बन और ये कार्बन दोनों 1 डिग्री एक समान, और एक ये होता है 2 डिग्री, तो इसमें दो प्रकार के मोनोक्लोरो व्युत्पन्न मिलते हैं। एक तो मिलता है 1 डिग्री क्लोराइड और एक मिलता है 2 डिग्री क्लोराइड। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पर अगर हम इसके परसेंटेज की बात करें तो जो 1 डिग्री वाला होता है इसकी मात्रा मिलती है 44% और इसकी मात्रा मिलती है 56%। टोटल जो उत्पाद होते हैं उस उत्पाद में 44% तो मिलता है 1 डिग्री वाला और 56% मिलता है 2 डिग्री वाला। अच्छा, तुम्हें याद होगा लास्ट टाइम पर जब हमने इसका मैकेनिज्म लिखा था तब मैंने तुमसे कहा था कि जो अभिक्रिया की दर होती है वो मुक्त मूलक के स्थायित्व पर निर्भर करती है, और मुक्त मूलक 3 प्रकार के कौन कौन सा, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। सबसे ज्यादा स्थायी 3 डिग्री वाला होता है, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। अब इस वाले एग्जाम्पल में 3 डिग्री कार्बन तो है ही नहीं, तो हम यहाँ पर 3 डिग्री की तो बात करेंगे नहीं, सिर्फ 1 डिग्री है और 2 डिग्री है। अच्छा, तो 1 डिग्री पर अभिक्रिया हो रही है तो 1 डिग्री मुक्त मूलक बनेगा, और अगर 2 डिग्री पर अभिक्रिया हो रही है तो 2 डिग्री मुक्त मूलक बनेगा। और 1 डिग्री 2 डिग्री में ज्यादा स्टेबल कौन होता है, 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है। तो हम ये मानते हैं कि जो ज्यादा स्थायी मुक्त मूलक होगा उत्पाद भी वही ज्यादा होगा, मेजर वही होना चाहिए। लेकिन अगर हम देखें इस अभिक्रिया में तो दोनों का जो अंतर मेजर यहाँ पर है, नो डाउट मेजर यहाँ पर ये है, इसके ही अमाउंट ज्यादा है, लेकिन दोनों में जो मात्रा है उसका में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ये भी 44% बन रहा है और ये 56%, थोड़ा सा ही ज्यादा है। तो जब एनालिसिस किया गया तो ये देखा गया कि जो उत्पाद होते हैं उसकी जो मात्रा होती है वो सिर्फ रेट पर डिपेंड नहीं करती है, सिर्फ अभिक्रिया की दर पर डिपेंड नहीं करती है। यहां पर अब हम बात कर रहे हैं, इसमें देखो ये मैंने लिखा परसेंटेज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, इसको हम शो करते हैं रो से। ठीक है, तो उत्पाद की प्रतिशत मात्रा को हम शो किससे करें, रो से। तो देखो इसमें कितने प्रकार के उत्पाद है, 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है। तो यहां पर मैंने लिखा रो 1 डिग्री। ठीक है, रो 1 डिग्री डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या यूं कह सकता हूं मैं, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ये लिखा मैंने
percentage amount of product directly proportional to number of हाइड्रोजन एटम। तो जब एनालिसिस किया गया तो ये कहा गया कि उत्पाद की मात्रा जो होती है वो सिर्फ दर पर डिपेंड नहीं करती है, हाइड्रोजन परमाणु पर भी डिपेंड करती है। देखो इसमें कितने 1 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, और ये भी 1 डिग्री कार्बन है, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन है। तो 3 और 3 6 हाइड्रोजन तो 1 डिग्री के हैं, और 2 डिग्री कार्बन के पास खाली 2 ही हाइड्रोजन है। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए, 2। तो जो मात्रा होती है वो इन हाइड्रोजन परमाणु की संख्या पर भी निर्भर करती है। तो ये हमने लिखा परसेंटेज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के समानुपाती होती है। और एक और यहां पर रेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इस पर भी निर्भर करती है। जो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के, उनकी रेट पर भी निर्भर करती है। तो अब देखो यहां पर 2 प्रकार के उत्पाद बन रहे हैं, तो मैं लिख सकता हूं रो 1 डिग्री डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब ये रो क्या है, 1 डिग्री उत्पाद की प्रतिशत मात्रा किस किस पर निर्भर करेगी, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये मैंने लिखा N1 डिग्री। N1 डिग्री का मतलब क्या हुआ, 1 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, ठीक है, एंड मल्टीप्लाइड बाई रेट को हमने लिखा यहां पर R1 डिग्री से। तो ये तो है उत्पाद की प्रतिशत मात्रा, ये है 1 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, और ये है 1 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु की अभिक्रिया की दर। अब एक और हम ले सकते हैं यहां पर रो 2 डिग्री डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेंगे, N2 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई R2 डिग्री, ठीक है। तो अगर मैं इससे फॉर्मूला बनाना चाहूं तो कैसे लिखेंगे, R1 डिग्री R2 डिग्री इक्वल्स टू N1 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई R1 डिग्री, ठीक है, और यहां पे लिखा N2 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई R2 डिग्री। ये एक फॉर्मूला बना, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर हमें क्या कहते हैं इनकी दर पता है और इनकी संख्या पता है तो हम इनकी प्रतिशत मात्रा का रेशियो ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए हमको उत्पाद की प्रतिशत मात्रा दे रखी हो, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या भी दे रखी हो, तो हम R1 डिग्री और 2 डिग्री की जो अपेक्षित दर है, जो रिलेटिव दर है, उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूला से मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इसको, ये मैंने लिखा R1 डिग्री R2 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रो 1 डिग्री रो 2 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई यहां पर होगा N2 डिग्री एंड N1 डिग्री, ठीक है। तो इसको मैंने इस रूप में भी मैं लिख सकता हूं। अब देखो यहां पर इस वाले एग्जांपल में हमें क्या क्या दे रखा है, दोनों उत्पादों की प्रतिशत मात्रा हमें दे रखी है, इसका मतलब रो 1 डिग्री और रो 2 डिग्री हमें दे रखा है। अच्छा 1 डिग्री हाइड्रोजन और 2 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु की संख्या हमें पता है, मतलब ये भी हमें दे रखा है। तो इनके आधार पर हम इन दोनों की दर निकाल सकते हैं। तो चलो ठीक है, ये वैल्यू पुट करें तो 1 डिग्री की मात्रा कितनी दे रखी है, रो 1 डिग्री कितना दे रखा है 44%, रो 2 डिग्री कितना आ रहा है 56%। अच्छा जी, उसके बाद देखो N2 डिग्री, 2 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी आ रही है 2, तो यहां लिखा 2। अच्छा 1 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है 3 यहां पर, और 3 यहां पर कितनी मिल रही है 6। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1.1/3.8, ये वैल्यू आएगी। तो इसके आधार पर मैं लिख सकता हूं कि R1 डिग्री इज टू R2 डिग्री, ये वैल्यू होती है 1:3.8। आई बात समझ, मतलब 2 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु की जो अभिक्रिया की दर है वो 1 डिग्री के मुकाबले 3.8 टाइम्स, मतलब 3.8 गुना ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये तो हुआ यहां पर 1 डिग्री और 2 डिग्री का। अब इसी के आधार पर एक एग्जांपल में यहां पर और ले सकता हूं, वो क्या,
एक एग्जांपल ये लिखा मैंने CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3। इस यौगिक का नाम पता होगा, इसका नाम होता है आइसोब्यूटेन। अब आइसोब्यूटेन की अभिक्रिया क्लोरीन से करें तो बताइए कौन कौन से उत्पाद इसमें मिलेंगे। तो यहां पर देखो ये कार्बन 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, और तीनों 1 डिग्री कार्बन एक समान है। एंड ये वाला कार्बन 3 डिग्री है, इसके पास भी हाइड्रोजन है। तो इसमें भी दो प्रकार के मोनोक्लोरो व्युत्पन्न मिलेंगे। पहला कौन सा? पहला मिलेगा CH3 CH3 एंड CH2Cl, एक तो ये मिलेगा, और एक और मिलता है कौन सा? CH3। यहां से 3 डिग्री से H हटा देंगे और यहां पे लगा देंगे Cl। तो ये बना 1 डिग्री और वो मिला 3 डिग्री। बस दो ही प्रकार के उत्पाद मिलेंगे। बोलो, चलिए ठीक है। अब देखो इसका जो प्रतिशत मात्रा मिलती है वो मिलती है 66.3%, सॉरी 6%, और ये होता है 33.4%। मतलब इसका अमाउंट ज्यादा, इसका अमाउंट कम। तो यहां पर ये जो प्रतिशत मात्रा है, इस प्रतिशत मात्रा के आधार पर हम अब 1 डिग्री की दर को 3 डिग्री की दर से कंपेयर कर सकते हैं। तो जो फॉर्मूला हमने यहां पर 1 डिग्री 2 डिग्री का लिखा था, बिल्कुल इसी आधार पर अब मैं R1 डिग्री और R3 डिग्री को कंपेयर कर सकता हूं। अब मैं इनको कंपेयर कर सकता हूं। तो बताइए अब इसकी फॉर्म में क्या फॉर्मूला होगा? ये हो जाएगा ρ1 डिग्री और ये ρ3 डिग्री हो जाएगा। 2 डिग्री की जगह 3 डिग्री लिख लेंगे, और यहां पर N3 डिग्री डिवाइड बाई N1 डिग्री, ये फॉर्मूला हो जाएगा। चलो ठीक है, ये बना। अब इसमें वैल्यू पुट करें तो ये वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो 1 डिग्री का अमाउंट कितना है? 66.6 है। अच्छा, 3 डिग्री की मात्रा कितनी है? 33.4 है। बोलो, इसके अलावा N3 डिग्री मतलब 3 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है? 1 है बस, ठीक है। और 1 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है? 9 है। अब करो इसको सॉल्व, तो आप देखेंगे इससे ये कट होगा 2 टाइम्स और इससे ये कट हो जाएगा 4.5 टाइम्स। तो ये वैल्यू आएगी 1/4.5। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि R1 डिग्री इज टू R3 डिग्री, ये वैल्यू होती है 1:4.5। मतलब 3 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु की दर 1 डिग्री के मुकाबले कितनी होगी? 4.5 टाइम्स ज्यादा। तो कुल मिलाकर ये हुआ कि यहां पर मैं R1 डिग्री, R2 डिग्री और R3 डिग्री तीनों की अगर मैं यहां पर रिलेटिव इनके रेट लिखूं तो ये आता है 1:3.8:4.5। ये वैल्यू तुम्हें अच्छे से याद होना चाहिए, याद रखना ये चीज, ठीक है। अच्छा, ये जो रेट होता है ये होता है फॉर क्लोरीनेशन, ये भी याद रखना। ये जो यहां पर रेट है ये क्लोरीनेशन के लिए है। अगर यही अभिक्रिया में यहां पर क्लोरीन की जगह ब्रोमीन से करा दूं तो ब्रोमीन से कराने पर ये देखा जाता है कि जो 1 डिग्री वाला है ये बहुत कम होता है। 3 डिग्री वाला मेजर होता है कितना? 99, ऑलमोस्ट 99% से भी ज्यादा। मतलब क्लोरीन से करने पर तो 1 डिग्री का मात्रा ज्यादा आ रही है, लेकिन ब्रोमीन से करेंगे तो 3 डिग्री की मात्रा ज्यादा हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? और जब वो कैलकुलेशन करेंगे तो जिस तरह से हमने ये दर निकाली है, यही अभिक्रिया अगर ब्रोमीन से करें और ये सब करने के बाद रेट निकालें तो रेट आती है ब्रोमिनेशन के लिए R1 डिग्री, R2 डिग्री और R3 डिग्री की रेट आती है 1:82:1600। ये रेट होता है ब्रोमिनेशन का, याद रखेंगे। यहां लिखा 4। प्यारे बच्चों, हमें कमेंट्स में रोज कई सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं या फिर ये वाला टॉपिक हमें समझाएं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारा जो YouTube चैनल है उसे सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे हिट करें। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं
कि हमारे जितने भी जो भी टॉपिक आप लोग कह रहे हैं कि इसका वीडियो बनाइए या फिर ये हमें समझाएं, ये सब ऑलरेडी उस पर अपलोड कर रखा है। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपको ये सुनिश्चित करता हूं कि आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा और जो भी आगे आने वाले वीडियो होंगे वो भी आप आसानी से देख सकेंगे। ब्रोमिनेशन, आई बात समझ में? तो अब हम ये थ्योरेटिकली यही कह सकते हैं कि क्लोरीनेशन के मुकाबले ब्रोमिनेशन में 2 डिग्री की रेट ज्यादा और 3 डिग्री की और भी रेट ज्यादा। तो यहां पर इस वाले एग्जांपल में अगर मैं क्लोरीन की जगह ब्रोमीन ले लूंगा तो ब्रोमीन के केस में 3 डिग्री की रेट कितनी है? 1600 टाइम्स, 1600 गुना ज्यादा, मतलब 3 डिग्री वाला प्रोडक्ट ही बनेगा, ऑलमोस्ट 99% से भी ज्यादा मान के चलिए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, तुम्हें याद होगा लास्ट टाइम पे जब हमने इसकी बात करी थी रिएक्शन की, तो मैंने तुमसे कहा था फ्लोरीन की भी क्रिया कराएं, क्लोरीन की कराएं, ब्रोमीन की कराएं, आयोडीन की कराएं। सबसे फास्ट अभिक्रिया कौन सी होती है? फ्लोरीन की, बोला था, विस्फोट होता है। उससे कम रेट क्लोरीन की, उससे कम ब्रोमीन की। इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरीनेशन में और ब्रोमिनेशन में ब्रोमीन की जो अभिक्रिया की दर होती है ब्रोमीन की, अगर क्लोरीन को ब्रोमीन से कंपेयर करें तो ब्रोमीन की स्लो होती है। तो जो अभिक्रिया जितनी स्लो होगी वो उतनी ही सेलेक्टिव होगी। इसको मैं ऐसे कह सकता हूं, स्लोअर प्रोसेस इज मोर सेलेक्टिव। जो अभिक्रिया जितनी धीमे होगी वो उतनी ही सेलेक्टिव होगी, वहीं पर ही अटैक ज्यादा होगा जहां पर रेट ज्यादा होगी। देखो इसको ऐसे भी लो, ब्रोमीन के मुकाबले क्लोरीन की जो अभिक्रिया होगी थोड़ी फास्ट होती है। तो जब इसकी अभिक्रिया क्लोरीन से करते हैं तो क्लोरीन परमाणु अटैक करेंगे, तो क्लोरीन परमाणु का अटैक फास्ट होगा तो ये वहां पर अटैक आसानी से करेंगे जहां पर त्रिविम बाधा कम होगी। तो देखो 3 डिग्री में तो त्रिविम बाधा ज्यादा है, 1 डिग्री पर त्रिविम बाधा कम है, तो क्लोरीन का अटैक तो 3 डिग्री पर ज्यादा होगा, इसलिए यहाँ पर 1 डिग्री वाला ज्यादा बन रहा है। लेकिन ब्रोमीन का अटैक स्लो होगा, आराम से धीरे धीरे अटैक करेगा। तो अगर धीरे अटैक हो रहा है तो फिर हम हिंड्रेंस की बात नहीं करते हैं, फिर तो हम वहीं पर ही अटैक करेगा ब्रोमीन जिसकी रेट ज्यादा होगी, और 3 डिग्री की रेट बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ब्रोमीन के केस में उत्पाद 3 डिग्री वाला मेजर होगा। ठीक है, और ये याद रखना, इस क्वेश्चन को खासकर याद रखना, अगर इसकी अभिक्रिया कहीं पर क्लोरीन से करा रखी हो और पूछ रखा है प्रोडक्ट विल बी, तो याद रखना क्लोरीन के केस में 1 डिग्री वाला प्रोडक्ट मानेंगे मेजर, 3 डिग्री मत मान लेना। ये गलती होती, हमको लगता है कि 1 डिग्री है, 3 डिग्री है, 3 डिग्री का रेट ज्यादा तो 3 डिग्री वाला मेजर होगा। नहीं जी, रेट जो प्रतिशत मात्रा है वो सिर्फ रेट पर डिपेंड नहीं करती है, साथ में H की संख्या पर भी डिपेंड करेगी। तो क्लोरीन के केस में ये वाला उत्पाद ज्यादा होगा, 1 डिग्री वाला। हाँ, अगर ब्रोमीन से कराएंगे तो फिर 3 डिग्री वाला उत्पाद मेजर होता है, ये याद रखना। ठीक है, चलो खैर ये हुआ है। अब इस पर आधारित मैं तुम्हें 1-2 क्वेश्चन और दे सकता हूं। देखो ये देखिए, तुम्हें दे रखा है CH3 CH2 CH2 CH3 की अभिक्रिया क्लोरीन से करवाई HNu की उपस्थिति में, और कहा गया जो उत्पाद है उन उत्पाद की प्रतिशत मात्रा की गणना करिए। अब प्रतिशत मात्रा बताना है कि किस उत्पाद का कितना अमाउंट बनेगा। तो इसमें देखो सबसे पहले तो उत्पाद कौन कौन से बनेंगे, तो यहां पर अगर हम देखें तो पहला उत्पाद तो इसमें बनेगा ये वाला 1 डिग्री वाला, ये 1 डिग्री उत्पाद बना, इसका नाम 1-क्लोरोब्यूटेन। और एक उत्पाद और संभव है इसमें, वो कौन सा, ये वाला। ठीक है, 2-क्लोरोब्यूटेन, ये 2 डिग्री वाला हुआ। अब हमें बताना है कि इसकी कितनी प्रतिशत मात्रा है, इसकी कितनी प्रतिशत मात्रा है। तो कैसे निकालेंगे प्रतिशत मात्रा, तो ये लिखा रो 1 डिग्री इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे, रो 1, यहां पर लिखेंगे इस केस में R 1 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई N 1 डिग्री, ये लिखा। और नीचे लिखेंगे फिर R 1 डिग्री N 1 डिग्री प्लस R 2 डिग्री प्लस N 2 डिग्री प्लस R 3 डिग्री एंड N 3 डिग्री एंड मल्टीप्लाइड बाई 100। बस ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो।
और इसी प्रकार से चूंकि इसमें 1 डिग्री और 2 डिग्री है, 3 डिग्री तो इसमें है ही नहीं। जब 3 डिग्री है ही नहीं तो इसके तो फिर हम बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, अब 2 डिग्री के लिए क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे R2 डिग्री एंड 2 डिग्री, और यहां पर क्या आएगा R1 डिग्री एंड 1 डिग्री, देन प्लस R2 डिग्री एंड 2 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 100 बस। और R3 N3 की तो हम बात करेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर है ही नहीं। तो बताइए अब इसमें हमसे कहा जाए बताइए क्या उत्पाद होगा, तो R1 डिग्री कितना आ रहा है, R1 की रेट कितनी होती है, 1 की रेट कितनी होती है 1। अच्छा N1 डिग्री कितना है, 1 डिग्री 3 और 3 6 है। ठीक है, उसके बाद ये वैल्यू कितना आया 1 इंटू 6 आया, प्लस R2 कितना है, R2 होता है 3.8 मल्टीप्लाइड बाई N2 डिग्री, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं 2 और 2 4 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये जब आप सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आती है करीब करीब 28%। इसी प्रकार से अब रो 2 डिग्री का निकाल लो, तो रो 2 डिग्री में क्या करेंगे 3.8 इंटू 4, इसको ऊपर लिख लो, नीचे ये टोटल वापस लिख लो 1 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 8 इंटू 4 मल्टीप्लाइड बाई अगेन 100। तो ये वैल्यू आती है करीब करीब 72%। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये वाला उत्पाद बनेगा 28% और ये बनता है 2 डिग्री वाला करीब करीब 72%। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब ये है कि इस अभिक्रिया में तुम्हें ये वैल्यू पता होना चाहिए। क्लोरीनेशन का रेट 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का ये, और ब्रोमिनेशन का रेट 1 डिग्री का ये, 2 डिग्री का 82 और 3 डिग्री का 1600 टाइम्स होगा। ठीक है, तो चलो ये हुआ, यहां पर हमने बात करी परसेंटेज अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन की। ये भी इसमें से क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैंने डिस्कस करा एक बार, जेई में आ चुका है ये क्वेश्चन, याद रखना। ठीक है, फिर से इस पर क्वेश्चन बन सकता है। अब चलो नेक्स्ट पार्ट अब हम डिस्कस करेंगे। तुम्हें यौगिक दे रखे होंगे, तुम्हें पूछा जाएगा कि इन यौगिकों के कितने मोनोक्लोरो व्युत्पन्न संभव होंगे। अब मोनोक्लोरो व्युत्पन्नों की संख्या बतानी है। तो चलो ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन वही करते हैं। चलिए अब इसमें नेक्स्ट इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं। क्या दे रखा है उसमें देखिएगा, निम्नलिखित यौगिकों में मोनोक्लोरो व्युत्पन्नों की संख्या बताइए। तो देखो कभी भी तुम्हें कोई ऐसा कंपाउंड दे रखा हो, तुमसे पूछा जाए कि इस यौगिक के कुल मोनोक्लोरो व्युत्पन्नों की संख्या क्या होगी, तो मोनोक्लोरो का मतलब मोनो माने एक, मतलब एक हमें यौगिक ऐसा बनाना है जिसमें बस एक क्लोरीन आए, इनकी संख्या बतानी है। ठीक है, तो यहां पर देखो जैसे हमें फर्स्ट दे रखा है मीथेन। अब मीथेन के मोनोक्लोरो कितने बनेंगे बताओ, एक अकेला क्लोरीन लगाना है तो इसका उत्पाद क्या बनेगा CH3Cl, बस यही एक। अब देखो मोनोक्लोरो का मतलब एक ही क्लोरीन होना चाहिए, 2 या 3 नहीं होने चाहिए, तो इसका बस एक ही मोनोक्लोरो होगा, कौन सा क्लोरोमीथेन। तो ठीक है, इसका आंसर यहां पर हमने लिखा ओनली 1। अब देखो नेक्स्ट मॉलिक्यूल दे रखा है इथेन। अब इथेन में हमें एक H को प्रतिस्थापित करना है क्लोरीन से, तो वो क्लोरीन इस कार्बन पर भी आ सकता है और इस कार्बन पर भी आ सकता है, दोनों कार्बन एक समान है, एक जैसे हैं, तो दोनों में से फिर हम कोई एक ही कार्बन लेंगे। तो मैंने यहां पर ये ऐसे एरो लगा दिया। एरो का मतलब क्या है कि सिर्फ इस कार्बन पर एक क्लोरीन आ सकता है। अब चाहे तो मैं ऐसे एरो लगा सकता हूं, चाहे मैं Cl लिख सकता हूं, एक ही बात है। ठीक है, चलिए ठीक है। नंबर 3 एग्जांपल हमें दे रखा है प्रोपेन। अब प्रोपेन में बताओ, ऐसे क्वेश्चन को तुम्हें याद होगा, मैंने शुरू में तुमको एक टॉपिक पढ़ाया था, आइसोमेरिज्म का ही था। उसमें मैंने तुम्हें कई प्रकार की संरचनाएं लिखी थी और तुम्हें यह बताया था कि किस यौगिक में कितने अलग अलग प्रकार के कार्बन होंगे। ये टॉपिक पढ़ा था, इसको फिर से देखना। तो जैसे यहाँ पर ये 3 कार्बन का प्रोपेन है, बताइए कितने अलग अलग प्रकार के कार्बन हैं। तो ये तुम्हें याद होगा, वहां मैंने लिखाया था ये A टाइप है, ये B टाइप है, तो ये वापस A टाइप होगा। मतलब ये दोनों एक समान है और ये डिफरेंट है। ठीक है, तो बताओ, तो ये दोनों एक समान हैं, तो दोनों में से किसी एक को ले लो। ठीक है, इसको ले लिया और इसको तो लेना ही होगा। तो एक बार तो Cl यहां पर आ सकता है, तो एक तो यौगिक बनेगा 1 क्लोरोप्रोपेन और एक और क्लोरीन इस पर भी आ सकता है। तो यहां पर जब Cl आएगा तो बनेगा 2 क्लोरोप्रोपेन।
तो कुल संरचनाएं कितनी बनेंगी इसकी? 2। ठीक है, अब यहां पर दे रखा है 4th नंबर का ब्यूटेन। तो पहले ब्यूटेन में ये बताओ इसमें कितने कार्बन है अलग अलग के। तो यहां पर देखो कैसे इसको मैं लिखूंगा, ये वाला अगर A है तो ये वाला B टाइप का कार्बन, ये B टाइप का कार्बन, तो ये A टाइप का कार्बन है। ये दोनों एक समान, ये दोनों एक समान, तो बस ये A और B हम ले लेते हैं, इनकी जरूरत नहीं है। तो देखो यहां पर एक Cl तो इस पर आ जाएगा, और जब इस पर Cl आएगा, तो ये वाला कार्बन क्रेल हो जाएगा। देखो H2 है, H2 में से एक H को हटाकर Cl लगा देंगे तो ये कार्बन क्रेल हो जाएगा, और क्रेल होते ही फिर हमें इसका मिरर इमेज भी लेना पड़ेगा। तो यहां पर इसके फिर हम 2 मान के चलेंगे, तो कुल इसके मोनोक्लोरो व्युत्पन्न हो गए 3। सुनना मेरी बात, इस केस में तुम्हें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ये भी महत्व रखता है। अगर इस वाले के लिए पूछा जाए कि नॉर्मल ब्यूटेन के कुल बोला गया है, कुल मोनोक्लोरो व्युत्पन्नों की संख्या, तो बोला जाएगा 3 आंसर होगा। लेकिन ये कहा जाए कि एन ब्यूटेन के मोनोक्लोरो व्युत्पन्नों के कितनी संरचनाएं बनेंगी, अगर संरचनाएं पूछी जाए तो फिर आंसर 2 होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के प्रकाशीय समावयवी होंगे, एनिंशोमर होंगे, तो इन दोनों की संरचनाएं तो क्या होंगी, समान होंगी, तो इन दोनों को एक ही माना जाएगा। तो कुल संरचनाएं तो 2 होंगी, लेकिन कुल समावयवी कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, इसको याद रखना है। ठीक है, चलो नंबर 5 में बात करें। यहां पर नंबर 5 में देखो कंपाउंड दे रखा है एन पेंटेन। तो एन पेंटेन बताइए कार्बन का टाइप क्या होगा, तो ये A है, ये B टाइप, ये C टाइप, ये वापस से B और ये A। तो कुल प्रकार कितने हुए, A B C 3 प्रकार हुए। तो बताइए Cl कहां पर कैसे कैसे आ सकता है। एक तो Cl यहां पर आएगा, यहां पर Cl आएगा तो ये क्रेल नहीं बनेगा, यहां पर अगर Cl आया तो ये कार्बन क्रेल बनेगा तो इसका मिरर इमेज भी हम कंसिडर करेंगे, और एक इस पर भी आ सकता है। इस पर Cl आया तो वो क्रेल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा क्रेल? क्योंकि इस कार्बन के इधर क्या जुड़ा हुआ है, एथिल, इधर भी क्या जुड़ा हुआ है, एथिल, दोनों एथिल समान है, तो इसका एक ही गिनेंगे। तो इसके कुल मोनोक्लोरो व्युत्पन्न होंगे 4। अच्छा, अब देखो तुम्हें इस 5th वाले में कहा जाए इसके कुल मोनोक्लोरो व्युत्पन्नों की संख्या 4 कहा जाएगा। अच्छा, इसके कुल मोनोक्लोरो प्रकाश सक्रिय मोनोक्लोरो व्युत्पन्नों की संख्या, तो टोटल 4 में से ये वाला जब यहां Cl आएगा वो प्रकाश असक्रिय होगा, यहां पर Cl आएगा वो भी प्रकाश असक्रिय होगा, सिर्फ यही वाले दोनों प्रकाश सक्रिय होंगे। तो कुल मोनोक्लोरो व्युत्पन्नों की संख्या तो 4 है, लेकिन प्रकाश सक्रिय की संख्या 2 और असक्रियों की संख्या भी 2 हो जाएंगी। ऐसे भी आंसर तुमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, याद रखना। अब ये वाला एग्जांपल नंबर 6 एग्जांपल, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल, कई बार ये क्वेश्चन कई एग्जामिनेशंस में पूछ चुके हैं, इस वाले को याद रखना। आइसोपेंटेन। अब सबसे पहले इसको सोल्व करने से पहले ये मुझे बताओ इसमें कुल कितने अलग अलग प्रकार के कार्बन हैं, ये हमको समझना है। तो देखो इसमें ये अगर A है तो ये B टाइप का कार्बन, ये C टाइप और ये D टाइप, ये 4 अलग अलग प्रकार के टाइप होंगे। और ये टाइप मैं तुमको पहले समझा चुका हूं शुरू के लेक्चर्स में। देखना आइसोमेरिज्म चैप्टर में जब हमने कैलकुलेशन पढ़ा था वहां मैंने तुमको बताया था कि किस किस यौगिक में कितने अलग अलग प्रकार के कार्बन होंगे। उस लेक्चर को एक बार फिर से देखना, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें आप ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, ताकि और भी जितने ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं उन तक भी ये वीडियोस पहुँचें, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि आपके इसी प्यार और स्नेह के कारण हमारी पूरी मोशन की टीम बहुत ही मोटिवेटेड है फ्यूचर में आपको बहुत ही अच्छे क्वालिटी के कंटेंट प्रोवाइड करने के। तो इसमें ABCD 4 प्रकार के कार्बन हैं। अब क्लोरीन लगाओ। क्लोरीन कैसे लगाएंगे? एक क्लोरीन तो इसमें पहले इस पर आएगा, इसका तो एक ही बनेगा क्योंकि यहां पर ये कार्बन क्रेल नहीं होगा। अच्छा, यहां पर Cl लगाओ, यहां पर Cl लगाएंगे, Cl आते ही ये वाला कार्बन क्रेल हो जाएगा। क्रेल हो जाएगा तो फिर मुझे इसका एक मिरर इमेज भी
मानना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इस C पर भी H है, तो यहां पर भी मुझे एक Cl लेना पड़ेगा, एक ये भी बनेगा, और एक इस पर भी मैं Cl लगाऊंगा। अब देखो खास बात क्या है, जब यहां पर मैंने Cl लगाया तो ये कार्बन खुद क्रिएट हुआ। चलो ठीक है, मैं इसको यहां पर अलग से समझाता हूं। देखो कैसे, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 CH2 Cl, एक तो ये यौगिक बनेगा, एक उसके बाद यहां पर Cl आएगा। अब जैसे ही यहां पर Cl आया इस कार्बन पर, तो ये कार्बन कैसा हो गया, क्रिएल कार्बन हो गया। तो जब ये क्रिएल हुआ तो फिर मैं इसके दो केस लूंगा, कौन कौन से, एक तो R ले लूंगा और इसी का प्रकाश, इसी का मिरर इमेज S भी ले लूंगा, तो दो इससे मिले। तीसरा केस क्या मिलेगा बताओ, यहां पर Cl आ जाए, और यहां पर Cl आने से आप देख रहे हो कहीं पर भी कोई भी कार्बन क्रिएल नहीं बन रहा है, तो इसका भी मैं एक ही केस लूंगा। इसके कितने केस लिखे, एक, इसके कितने लिए, दो, इसके कितना लिया, एक, और एक संभावना ये भी है कि Cl इस पर आ जाए। अब इसको ध्यान से देखो, यहां पर ये लिखा H2 H3 H CH2 CH3। अब देखो ये क्लोरीन इस वाले कार्बन से जुड़ा, तो ये कार्बन क्रिएल नहीं हुआ, लेकिन ये वाला कार्बन क्रिएल हो गया। क्लोरीन आया यहां पर, लेकिन क्रिएल ये बना, तो ये क्रिएल बनेगा, तो फिर इसके भी मैं दो मानूंगा। कौन से दो, देखो यहां पर ये मैंने इसको ऐसे लिखा CH3 CH2 CH2 CH3, एक Cl में यहां पर भी लगा दो। अब ये दोनों एक दूसरे के प्रकाशीय समावेशी होंगे। कैसे, देखो ये वाला कार्बन क्रिएल, और तुम्हें याद है क्रिएल कार्बन के सापेक्ष दो समूहों को अगर एक बार इंटरचेंज करते हैं तो विन्यास बदल जाता है। मान लीजिए इस कार्बन का विन्यास अभी R है, अब मैं CH3 को यहां ले जाऊं, इस पूरे समूह को यहां ले आऊं, तो R का क्या हो जाएगा, S। तो देखो ये वाला ही तो बन रहा है, तो इसका मतलब ये यौगिक और ये यौगिक को हम अलग अलग मानेंगे। तो कुल मिलाकर ये हुआ कि एक तो ये हो गया, सॉरी एक ये हुआ, दो ये हो गए, एक ये इसका बना, एक ये भी लेंगे और एक ये भी लेंगे। तो इसको मैं यहां पर कैसे लिखूं, इसको मैं यहां पर शॉर्ट में ऐसे लिख सकता हूं कि इस कार्बन पर जब क्लोरीन आएगा तो ये वाला क्रिएल होगा, और ये क्रिएल होगा तो एक Cl को मैं यहां पर भी मान सकता हूं। अब देखने में तुम्हें क्या लगेगा, दोनों मेथिल एक समान है, ऐसे तो समान है, लेकिन क्लोरीन के जुड़ने के बाद फिर ये कार्बन और ये कार्बन अलग अलग रहेंगे, क्योंकि ये वाला कार्बन क्रिएल हो रहा है। तो अब से कहा जाए टोटल मोनोक्लोरो वित्पनों की संख्या 1 2 3 4 5 6 होगी, या कहा जाए कुल प्रकाश सक्रिय मोनोक्लोरो वित्पनों की संख्या। तो प्रकाश सक्रिय इसमें से कौन कौन है, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव, ये भी एक्टिव और ये भी एक्टिव, तो कुल सक्रिय समायों की संख्या 4 होगी। अच्छा, तुमसे ये भी कहा जाता है कि इसके मोनोक्लोरो वित्पनों के कितने एनेंटियोमर पेयर बनेंगे, एनेंटियोमर पेयर युग्म कितने बनेंगे, तो एक पेयर तो इनसे बनेगा और एक पेयर इसका और इसका बनेगा, तो टोटल 2 पेयर बनेंगे एनेंटियोमर के, ठीक है। एनेंटियोमर का मतलब प्रतिबिंब समावयवों के, ठीक है। चलिए ये हुआ, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, कई बार आ चुका है, ठीक है। चलो ये कंप्लीट यहाँ पे हुआ। एक उसके अलावा मैं ये भी एक एग्जांपल ये भी समझना, इसको बोलते हैं नियोपेंटेन। अब बताओ नियोपेंटेन के मोनोक्लोरो वित्पनों की संख्या हमें बतानी है, तो इसमें सबसे पहले देखो कार्बन का टाइप कितना है, तो ये सारे कार्बन तो एक समान है, ए टाइप के, और ये वाला कार्बन डिफरेंट है, ये बी टाइप का है। तो दो कार्बन है अलग अलग प्रकार के, लेकिन क्लोरीन कहां पर आएगा, क्लोरीन तो उसी कार्बन पर आएगा जिसके पास हाइड्रोजन उपस्थित होगा। इस वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो यहां क्लोरीन भी नहीं आ सकता है, तो क्लोरीन कहां आएगा, इनमें से किसी एक के पास। तो बस किसी एक जगह एक एरो लगा दो, तो इसके कुल समायों की संख्या, मोनोक्लोरो वित्पनों की संख्या कितनी होगी, 1, और इसकी कितनी हो रही थी टोटल 6। चलो ठीक है, ये हुआ। इसके बाद और देखो नंबर 8 तुम्हें दे रखा है साइक्लोहेक्सेन।
अब साइक्लोहेक्सेन के मोनोक्लोरोबेंजीनों की संख्या बताइए। तो इसमें तो सारे कार्बन एक समान है, कहीं पर भी Cl लगा दो और Cl के आने से कोई त्रिविम वगैरह या कोई कैरियल कार्बन भी नहीं बन रहा है, तो इसका बस एक ही आंसर होगा, एक ही मोनोक्लोरो होगा, याद रखना, साइक्लोहेक्सेन का। अब साइक्लोहेक्सेन से एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल बनता है, चलो उस एग्जाम्पल की भी हम बात करते हैं। यहां पर ये देखिए नंबर 9th एग्जाम्पल, अगर साइक्लोहेक्सेन से एक CH3 लगा दे। अब हमें बताना है इस यौगिक के कुल मोनोक्लोरोबेंजीनों की संख्या कितनी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये वाला। देखो कैसे बनाएंगे इसको, समझना। ये लिया, पहले समझिए कितने अलग अलग प्रकार के कार्बन है, कार्बन का टाइप बताओ। तो यहां पर ये कार्बन A, ये B, ये C, ये D, ये E के बाद ये वापस ये दोनों एक समान और ये दोनों एक समान। तो कुल कार्बन तो यहाँ पर 7 कार्बन है, लेकिन प्रकार कितने हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5, बस 5 अलग अलग प्रकार के कार्बन हैं। अब Cl लगाओ इन सब में। सबसे पहले हमने यहाँ पे Cl लिखा, किस पे लिखा? A पे लिखा। फिर इसके बाद हमने CH3 को एज इट इज रहने दिया, यहां पर Cl लगा दिया। उसके बाद फिर यहां पर CH3 को एज इट इज रहने दिया, इस C वाले पर एक Cl लिखा, ठीक है। उसके बाद फिर एक CH3 यहां लिखा, एक Cl यहां लगा दिया और एक लास्ट में ये CH3 अपनी जगह फिक्स है, लेकिन अब Cl को यहां लगा दें इसके रेस्पेक्ट में 4th पोजीशन पर। तो सबसे पहले हमने इसकी ये संरचनाएं बनाई है, ये संरचना है। तो इसके कुल मोनोक्लोरोबेंजीनों की संरचनाएं कितनी होगी? 5। अब किसी का भी आईपीसी नाम लिखो, सबका आईपीसी नेम अलग अलग बनेगा, ठीक है। ये 5 संरचनाएं बनी। अब संरचना बनाने के बाद अब हम बात करेंगे त्रिविम समवायता की। तो त्रिविम में सबसे पहले हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल की, और ज्योमेट्रिकल के बाद फिर हम ऑप्टिकल की बात करेंगे। तो बताइए इसमें से कौन कौन सा यौगिक ऐसा है जो ज्योमेट्रिकल शो करेगा, बताओ। तो ये वाला ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा, ये वाला ज्योमेट्रिकल, ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा। ये देखो यहां पर ये दोनों सेम साइड भी हो सकते हैं और अपोजिट भी हो सकते हैं। तो ये वाला सिस भी होगा और ये ट्रांस भी बना सकता है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें देखो, इसका मैंने सिस लिया, इसका चलो सिस बना भी देता हूं मैं। ये मैंने यहां पर सिस ले लिया, दोनों सेम साइड, और इसका एक मैंने यहां पर ट्रांसफॉर्म भी ले लिया। ट्रांस कैसे बनाएंगे? CH3 को अबव रखो तो Cl को बिलो कर दो, ठीक है। ये वाला ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा, लेकिन ये वाला ज्योमेट्रिकल शो करेगा। कैसे? वही सिस और ट्रांस। तो ये इसका एक सिस बना दिया, दोनों को अबव रखा। फिर क्या करो, एक CH3 को रखो अबव और एक Cl को कर दो इसमें बिलो। तो इस वाले का ये सिस, ये ट्रांस, ये सिस, ये ट्रांस, ये ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। ये वाला ज्योमेट्रिकल शो करेगा। कैसे करेगा? ये CH3 अबव और एक हम यहां पे क्या करें, इस CH3 को करा अबव और इस Cl को कर दो बिलो। तो ये हो गए स्ट्रक्चरल प्लस ज्योमेट्रिकल। अब इसमें देखो इंडिविजुअली सब में कौन कौन प्रकाशीय समवायता प्रदर्शित करेगा, मतलब किसमें पीओएस और सीओएस दोनों ही अनुपस्थित हैं। तो इसमें देखो, इसको तो हम ऐसे काट देंगे तो इसमें तो पीओएस आ जाएगा। यहां पे देखो इसमें पीओएस भी नहीं होगा, सीओएस भी नहीं होगा, मतलब ये वाली सिस फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव होगी। इसके नाम भी लिख सकते हैं, ये मैंने लिखा सिस, ये हमने लिखा ट्रांस। इसका सिस भी एक्टिव और ट्रांस भी एक्टिव, दोनों एक्टिव हैं। तो एक इसका हम मिरर इमेज भी लेंगे और इसका भी हम एक मिरर इमेज भी लेंगे। तो बताइए यहां पर Cl आने से कितने को टोटल कंपाउंड मिले? 4 मिले हैं। ये वाला ज्योमेट्रिकल भी शो नहीं करेगा, ऑप्टिकल भी शो नहीं करेगा। क्यों? पीओएस आ रहा है। ये वाला सिस और ये ट्रांस, ये भी प्रकाश सक्रिय होगा, ये भी प्रकाश सक्रिय होगा। तो यहां पर भी हम इसका एक मिरर इमेज लेंगे और इसका भी एक मिरर इमेज लेंगे। तो देखो जब इस वाले कार्बन पर Cl आया
तो टोटल 4 यौगिक मिलेंगे। सिस मिलेगा, ट्रांस मिलेगा, और सिस का मिरर इमेज और ट्रांस का भी मिरर इमेज। इसी प्रकार से यहां पर भी इसके कुल कितने बने? 4। अच्छा, इस वाले पर आओ, ये वाला सिस, ये वाला ट्रांस। इस सिस वाले में तो पीओएस ऐसे होगा और ट्रांस में भी पीओएस ऐसे होगा। तो ये वाले से दोनों ज्योमेट्रिकल शो कर सकते हैं, ऑप्टिकल शो नहीं करेंगे। तो ये टोटल कितने हुए? 2। अब ये संख्या में इसमें लिखना चाहूं, कैसे लिखूंगा? देखो समझना, इस कार्बन पर Cl आया, इस कार्बन पर Cl आया तो कितना मिला? 1 यौगिक मिला। इस वाले पर Cl आया तो भी 1 मिला। इस वाले पर Cl आया तो 4 मिलेंगे। एक तो सिस मिलेगा और एक ट्रांस मिलेगा, और सिस की भी मिरर इमेज और ट्रांस की भी मिरर इमेज। टोटल कितने हो गए? 4। ठीक है, ये हुआ। यहां पर आओ, इससे भी हमें 4 मिलेंगे और इससे हमें यहां पर सिर्फ 2 यौगिक मिलेंगे। तो कुल कितने हो गए? 2 2 4 6 4 10 11 और 12। तो कुल समावयों की संख्या इसमें होंगी 12। तो तुमसे कहा जाए टोटल मोनोक्लोरो व्युत्पन्नों की संख्या क्या कहोगे? 12। और ये कहा जाए कुल संरचनात्मक समावयों की संख्या। संरचनात्मक तो शुरू में मैंने बताया था खाली 5 ही संरचनाएं मिलेंगी, तो आंसर 5 होगा। तुमसे ये कहा जाए कि कुल प्रकाश सक्रिय मोनोक्लोरो व्युत्पन्नों की संख्या। अब प्रकाश सक्रिय बताने हैं तो बताइए इसमें ऑप्टिकली एक्टिव कौन होगा? ये दोनों एक्टिव, ये दोनों भी एक्टिव। 4 तो यहां से मिलेंगे और 4 ये होंगे, तो कुल सक्रिय यौगिकों की संख्या 8 हो जाएंगे। ये सारे आंसर आपको लिखने होंगे यहां पर। ठीक है, जैसे जैसे मैं कह रहा हूं वैसे वैसे आंसर भी लिखते चले जाना। ठीक है, तो चलिए ये वाला यौगिक हुआ कंप्लीट। इस प्रकार से एक यौगिक और दे रहा हूं मैं, वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी तुम्हें बहुत अच्छे से आना चाहिए। देखो किस प्रकार का यौगिक है वो वाला। तुम्हें यहां पर नंबर 10th दे रखा है, 10th में दे रखा है ये वाला यौगिक इस प्रकार का, ये लिखा हुआ है Cl, ये यौगिक दे रखा है और ये कार्बन कायरल है और लिखा हुआ है ऑप्टिकली प्योर। ऑप्टिकली प्योर है, इसका रिएक्शन क्लोरीन से करना है। तो अब तुम्हें बताना है कि इसके कितने डाइक्लोरो व्युत्पन्न होंगे। मोनोक्लोरो, एक क्लोरीन पहले से दे रखा है, फिर से क्लोरीन की अभिक्रिया करानी है इस यौगिक की और बताना है। तो देखो पहले से एक क्लोरीन है, एक क्लोरीन और आएगा तो यौगिक क्या हो जाएगा? डाइक्लोरो हो जाएगा। तो तुम्हें बताना है इसमें डाइक्लोरो व्युत्पन्न की संख्या कितनी होगी इसके अंदर। कैसे करेंगे इसको? तो देखो यहां पर ये कार्बन कायरल है और ऑप्टिकली प्योर है। इसका मतलब इस किरेल कार्बन का जो विन्यास है ये फिक्स है। ये क्लोरीन अगर अबाव है तो ये क्लोरीन अबाव ही रहेगा, इसको हम बिलो नहीं कर सकते। ठीक है ना, बिलो कर दिया तो यौगिक चेंज हो जाएगा। डेक्स्ट्रो का क्या बन जाएगा? लीवो। जबकि हमें यहां में 2 में से एक दे रखा है, ऑप्टिकली प्योर बोला हुआ है, मतलब या तो ये डेक्स्ट्रो है या ये लीवो है, मतलब हम इसको फिक्स मानेंगे। अब बताओ इसमें Cl कहां कहां पर आ सकता है? तो देखो इसमें कार्बन कहां कहां पर है? यहां पे कार्बन, यहां भी कार्बन और यहां पर भी कार्बन है। तो पहला एग्जाम्पल तो मैंने ये माना कि ये क्लोरीन तो जैसा है वैसा ही रहेगा, इस वाले कार्बन पर एक क्लोरीन आ जाए। ठीक है, इसके क्लोरीन आने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कार्बन किरेल था और किरेल ही रहेगा, मतलब ये वापस हमें क्या मिलेगा? ऑप्टिकली एक्टिव मिलेगा ये वाला। तो ठीक है, प्लस करके अब हम ये लें कि यहां पे हमें ये क्लोरीन अबाव दे रखा था, ये क्लोरीन यहां पर अबाव दे रखा था। अब इस वाले पे जब क्लोरीन, इस पर भी तो क्लोरीन आ सकता है, इस पे क्लोरीन क्यों आएगा? क्योंकि इसके पास भी एक हाइड्रोजन उपलब्ध है, तो उस H को हटाकर यहां पर Cl आ सकता है। तो अब वो Cl कैसे आएगा? अगर ये Cl अबाव है तो ये वाला Cl बिलो। तो एक ही कार्बन पर 2 क्लोरीन आने से अब ये कार्बन किरेल ना होकर अकिरेल हो जाएगा। तो ये वाला कैसा बनेगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव, प्रकाश असक्रिय। ठीक है, चलो थर्ड नंबर की बात करें। यहां पर ये Cl अबाव है, अब Cl इस पर भी आ सकता है, इस पर आएगा तो ये कार्बन भी तो किरेल बन जाएगा Cl के आने के बाद।
तो यहाँ पे क्लोरीन दो तरह से आ सकता है। कैसा? पहला तो ये क्लोरीन कैसे आ जाए अबव, और दूसरा यहाँ पे क्या हो जाए, ये वाला क्लोरीन तो फिक्स है, ये तो अबव है तो अबव रहेगा, और एक यहाँ पर क्या हो जाए, ये हो जाए। बोलो ठीक है, ये क्लोरीन एक अबव और एक बिलो। ठीक है, अब उसके बाद एक लास्ट केस क्या संभावना है कि ये क्लोरीन तो अपनी जगह फिक्स रहे, एक क्लोरीन यहां पर आ जाए इस वाले कार्बन पर, और इसके आने से ये किरेल है और किरेल ही रहेगा, मतलब ये प्रकाश सक्रिय था तो प्रकाश सक्रिय ही रहेगा। तो कुल समायों की संख्या कितनी होगी? 1 2 3 4 और 5 हो गई। तो आपसे कहा जाए इसके डाइक्लोरो व्युत्पन्नों की संख्या 5। अच्छा, ये भी कहा जाए कि बताइए इसमें से कौन कौन से एक्टिव हैं और कौन कौन से इनएक्टिव हैं, ये बताना है। तो मैंने तुमसे कहा था ये वाला एक्टिव, ये वाला सेकंड वाला इनएक्टिव। इसका बताइए, इसमें Cl यहां पर आया लेकिन ये वाला किरेल था और किरेल ही रहेगा, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी एक्टिव रहेगा। अब इन दोनों में चेक करना है, तो देखो इसमें क्या करें, समझना। इसमें अगर मैं पीवीएस सीवीएस चेक करूं तो इस वाले केस में जरा ठीक से देखो, तुमने कंफर्मेशन पढ़ा होगा, संरूपण। इस सिग्मा बॉन्ड के अबाउट ये बॉन्ड इधर है प्लेन में और ये उधर है, तो ये कौन सी फॉर्म है? ये यहां पर एंटी फॉर्म है, और एंटी फॉर्म में पीवीएस नहीं निकाला जाता है। एंटी फॉर्म में पीवीएस या सीवीएस, पीवीएस नहीं निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है उस केस में? एंटी फॉर्म में सीवीएस निकाल सकते हैं, पीवीएस नहीं निकालेंगे। अब देखो इस वाले मॉलिक्यूल के अंदर अगर आप देखें, इस वाले मॉलिक्यूल में COS आ रहा है, COS आ रहा है मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, तो ये हुआ ऑप्टिकली इनएक्टिव। इस वाले में ना तो पीवीएस होगा ना ही सीवीएस होगा, ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये याद रखना, ऑप्टिकली एक्टिव। तो बताइए कुल कितने एक्टिव मिले? एक एक्टिव यहां मिला, एक एक्टिव यहां मिला और एक एक्टिव यहां मिलेगा। तो कुल व्युत्पन्नों की संख्या तो 5 में से 3 व्युत्पन्न ऑप्टिकली एक्टिव होंगे और 2 ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। ठीक है, तो चलिए कर ये हमने क्वेश्चंस बनाए, तो ये सारे क्वेश्चंस तुम्हें आने चाहिए। तो देखो ये जो टॉपिक चल रहा था, ये चला था फोटो हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। शुरू में हमने रिएक्शन पढ़ा था, फिर हमने उसके मैकेनिज्म की बात करी थी। मैकेनिज्म मैंने तुमसे कहा था 3 पद में इसको हम लिखते हैं, अभिक्रिया प्रारंभ पद, संचरण पद और समापन पद, वो आना चाहिए। उसके बाद मैंने तुम्हें कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे, उसमें मैंने तुमको बताया था कि उत्पादों का प्रतिशत मात्रा कैसे निकालते हैं, क्या रेट वगैरह होता है, वो तुमको आना चाहिए। और ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोनोक्लोरो वाला, ये तुम्हें आना चाहिए, इसके आने के बहुत चांस है। ठीक है, तो चलिए फिर ये पार्ट हमारा हुआ कंप्लीट, फोटो हैलोजिनेशन भी कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन की, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। वो भी रिएक्शन ऐसी ही है, बट उसमें कंपाउंड ऐसे होंगे जिसमें डबल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में, या फिर बेंजीन भी उपस्थित होगा। चलो ठीक है, अभी लेते हैं वो एग्जांपल्स भी। प्यारे बच्चों, अगर आप ये चाहते हैं कि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं वो पूरा कंटेंट आपको मिले, तो आप 18002121 पर कॉल करें, और इस पर कॉल करके आप जो भी कंटेंट चाहते हैं वो कंटेंट आपको प्रोवाइड हो जाएगा।